हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम टू दिस क्लास। आपका इस क्लास में स्वागत है जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस का पार्ट 3। ठीक है, तो क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पर डिस्क्लेमर देख सकते हैं कि हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की जाने वाली छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल निर्माताओं और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों को सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की जाने वाली किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या मुद्दा है तो कृपया साथी @IITK.AC.in पर हमसे संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन का डिस्कशन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 23 तक। कहाँ से कहाँ? क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 23 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16? अंडर द सेम रिएक्शन कंडीशंस, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन, तो रिएक्शन कंडीशंस एग्जैक्टली सेम है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ 1.386 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है, बिकम्स हाफ इन 40 सेकेंड्स। ठीक है, अगर वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है तो 40 सेकेंड के अंदर हाफ हो जाती है। एंड बिकम्स हाफ इन 20 सेकेंड्स अगर वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेस्पेक्टिवली रेशियो K1 रेशियो K2, मतलब K1 रेशियो K2 नहीं, K1 रेशियो K0, मतलब K0 आप बोल सकते हैं। 0 1 जीरो ऑर्डर के लिए लगाया और 1 फर्स्ट ऑर्डर के लिए लगाया है। तो K1 रेशियो K0 आपको बताना है ऑफ द रेट कॉन्स्टेंट्स फॉर द फर्स्ट ऑर्डर K1 एंड फॉर जीरो ऑर्डर K0 ऑफ द रिएक्शन। तो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 0.5 मोल इनवर्स डेसीमीटर क्यूब, 1.0 मोल डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर इनवर्स क्यूब, 1.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब या 2.0 मोल इनवर्स डेसीमीटर क्यूब। मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को। अंडर द सेम कंडीशंस, उसी अभिक्रिया परिस्थितियों के तहत 1.386 मोल पर डेसीमीटर क्यूब की प्रारंभिक सांद्रता 40 सेकंड और 20 सेकंड्स में क्रमशः प्रथम कोटि और शून्य कोटि की अभिक्रिया के माध्यम से आधी हो जाती है। प्रथम कोटि K1 और शून्य कोटि K0 की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक, मतलब रेट कांस्टेंट का अनुपात K1 और K1 रेशियो K0 आपको बताना है। K1/K0 क्या बताना है आपको? K1/K0। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको देता हूं 10 सेकंड का समय। 10 सेकंड के बाद देखेंगे हम इस क्वेश्चन का आंसर। आपको दिए जाने वाले 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। तो यहाँ पर आपको दिए हुए 10 सेकंड हो चुके हैं समाप्त। अब हम मूव करेंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आंसर नंबर 16, करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए 0.5 मोल इनवर्स डेसीमीटर क्यूब। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स अगर वो फॉलो कर रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में वो 40 सेकंड में हाफ हो रही है। ठीक है, अगर 40 सेकंड में हाफ हो रहा है तो टी हाफ दे दिया आपको 40 सेकंड। टी हाफ क्या होता है? 0.693/K। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए K1 बोल लेते हैं, तो K1 क्या हो जाएगा? 0.693 अपॉन टी हाफ। किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो 0.693 अपॉन 40 फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए, यूनिट लगा दी सेकंड इनवर्स। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है तो उसमें आपका क्या होता है कि R0 टी हाफ क्या होता है? R0/2K। तो K0 की अगर बात करें तो K0 मतलब जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट इक्वल टू किसके हो जाएगा? C0 डिवाइडेड बाय 2 टी हाफ। टी हाफ किसके लिए? जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। इक्वल टू किसके हो जाएगा? C0 की वैल्यू रखिए, कितनी है कॉन्सेंट्रेशन? 1.386 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 20। क्या यूनिट आ गई? मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हेंस अगर आप K1 को K0 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि आपको रेशियो बताना है K1/K0 का, तो K1/K0 इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय 1.386। तो ये आ जाता है आपका 0.5 पर मोल डेसीमीटर क्यूब। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा आपका? आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 0.5 पर मोल डेसीमीटर क्यूब। चलिए अब हम मूव करेंगे आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन इज 6.93 मिनट। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ द केमिकल रिएक्शन विल बी। यहाँ पर log 2 को आपको लेके चलना 0.301। तो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 230.3 मिनट, 23.03 मिनट, 46.06 मिनट या 460.6 मिनट। ठीक है, तो सीधा सीधा सा क्वेश्चन है। आपको क्या दे रखा? हाफ लाइफ पीरियड दे रखा। फर्स्ट ऑर्डर की बात चल रही है। टाइम रिक्वायर्ड पूछा 99% के लिए,
तो एक रिलेशन भी होती है। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर आप कई तरीके से कर सकते हैं। तो मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपको मैंने पहले ही बोला था कि जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स को आपको अच्छे से पढ़ना है, मतलब इनके सारे फॉर्मुलेज आपको पता रहने चाहिए, ठीक है। और हायर ऑर्डर की काइनेटिक्स के भी जनरल फॉर्मुले आपको पता रहने चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आपका दिए जाने वाले 10 सेकंड शुरू होते हैं अब, जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिए गए हैं, उसके दिए जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपको दिए हुए 10 सेकंड समाप्त हो चुके हैं। मूव करेंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 46.06 मिनट। मतलब आप क्या कहेंगे, हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है टी हाफ इजकल टू, हाफ लाइफ आपको दे रखी है कितनी, 6.93 मिनट। तो टी हाफ इजकल टू 6.93 मिनट किसके लिए दे रखी है, वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है। तो K1 का फॉर्मूला क्या होगा, K1 का फॉर्मूला होगा आपका 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ। वैल्यू रखी तो K1 आ गया आपका, मतलब फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई कितनी, 0.1। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम K1 का फॉर्मूला लगा लेते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, जो 2.303 डिवाइडेड बाय टी लॉग 100/100 माइनस 99, क्योंकि उसने 99% बोला है। तो हम अगर टोटल 100 ले लें तो 100/100 माइनस 99, 100 माइनस 99 कितना होता है 1। ये कितना हो गया लॉग 100, 100 मतलब 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 मतलब 2 लॉग 10, क्योंकि लॉग में पावर्स क्या आ जाती है आगे। लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो 0.1 क्या दे रखा है आपको, रेट कांस्टेंट कौन सा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए कौन सा, K1। तो K1 क्या हो गया 0.1 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय टी, इनटू में क्या बचा 2 log 10, 2 log 10 क्या हो जाएगा 2। तो क्या आ जाएगा t इजिकल टू 2.303 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय 0.1, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 46.06 मिनट। ये तो सीधा सीधा और एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। ये कैसा क्वेश्चन था, सीधा सीधा और एकदम सा सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है एवरीवन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम मूव करेंगे हमारे आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन सी। ये है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड अंडरगोज फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन, तो ऑर्डर दे दिया फर्स्ट, टाइम टेकन फॉर इट्स डिकम्पोजिशन टू 1/8 एंड 1/10। पहले हुआ 1/8 और फिर हुआ 1/10 ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो 1/8 के लिए टाइम लगा T1/8 और 1/10 के लिए T1/10 रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1/8 अपॉन T1/10 इनटू 10। लॉग 2 की वैल्यू 0.3 ले लेते हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 2, 3, 6 और 9। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। सीधा सीधा फर्स्ट ऑर्डर का आप फॉर्मूला लगाइए टी टाइम का, और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब जो जनरल हमारा फॉर्मूला है ना जिसमें कॉन्सेंट्रेशन इंक्लूडेड है, उस फॉर्मूले को लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। और फिर इनको डिवाइड कर दीजिए, टी की वैल्यू निकाल के T1/8 और T1/10 की, आपका आपके सामने इनमें से एक ऑप्शन होगा। तो ABCD में से एक ऑप्शन चूज करिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको देता हूँ 10 सेकंड का समय। 10 सेकंड के बाद हम देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर आपको दिए हुए 10 सेकंड का समय हो जाता है समाप्त। अब हम मूव करेंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी। कैसे, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस KT क्या होगा ln A0/A। KT क्या होगा ln A0/A। A0 क्या है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, A क्या है कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T। A0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और A क्या है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेनिंग एट टाइम T। ठीक है, तो KT इज इक्वल टू ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। तो KT 1/8 निकालेंगे तो ln A0 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 बाय 8, क्योंकि उसने बोला इनिशियल का जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है 1/8 है इनिशियल का, तो A0/8। तो क्या बचा ln 8। KT 1/10 क्या हो जाएगा ln कॉन्सेंट्रेशन A0 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन A0 बाय 10। तो कितना हो गया कॉन्सेंट्रेशन A0 बाय 10, ये हो गया ln 10। तो एक आ गया ln 8 और एक आ गया ln 10। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सीधा K हटाइए और T1/8 और T1/10 निकालना है। देयरफॉर T1/8 और T1/10 का रेशियो क्या हो जाएगा, मतलब T1/8 डिवाइडेड बाय T1/10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ln 8 डिवाइडेड बाय ln 10। ln 8 और ln 10 भाई दोनों में 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर और नीचे 2.303 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा log 8, नीचे बचेगा log 10। log 10 की वैल्यू 1। log 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, पावर आगे आ जाती है तो लिख सकते हैं 3 log 2। उसने कहा log 2 की वैल्यू लीजिए 0.3, तो log 2 की वैल्यू हमने ली 0.3, तो हमने क्या लिखा T1/8 डिवाइडेड बाय 1/10, T1/8 डिवाइडेड बाय T1/10
इज इक्वल टू 3 इंटू 0.3 मतलब यहाँ आ गया 0.9 मतलब T1/8 अपॉन में T1/10 अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये आ जाता है 9.0 कितना आ जाता है 9.0। आई होप अभी क्लियर हुआ होगा कि T1/8 डिवाइडेड बाई T1/10 इंटू में 10 कितना आता है आपका 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा 9। चलिए अब मूव करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर। कह रहा है हाफ लाइफ ऑफ ए हाफ हाइपोथेटिकल रिएक्शन इज फाउंड टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन मान लेते हैं ए तो उसका क्यूब। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एकदम सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए, जनरल फॉर्मूला, उसके बाद सीधा क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो जाता है। तो ऑप्शन 4 3 5 2 में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ। 10 सेकंड के बाद हम देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर आपको दिए हुए 10 सेकंड हो चुके हैं समाप्त। अब हम मूव करेंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए। चूंकि हम जानते हैं सिंस एस बीन होता है टी हाफ क्या होगा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके 1/a⁻n-1 के। मैं रिपीट करता हूँ टी हाफ क्या होगा आपका इनवर्सली रिलेटेड होगा किससे a⁻n-1 से। तो टी हाफ क्या हो गया इनवर्सली वो कह रहा है कि क्यूब ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मतलब 1/a³। तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया 1/a³ के मतलब टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके क्यूब ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मतलब a³ के। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे अगर ए क्यूब लाना है तो वो तभी आएगा जब यहाँ एन की वैल्यू 4 होगी। तो एन की वैल्यू 4 होगी जब ही हमारा टी हाफ क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके 1/a³ के या इनवर्सली रिलेटेड होगा किससे a³ से। तभी हमारा इससे हमें पता लगता है कि हमारे जो एन की वैल्यू वो 4 है मतलब हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है 4। हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है 4। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम मूव करेंगे हमारे आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पर। और भी सिंपल क्वेश्चन आ गया। 20 कह रहा है हाफ लाइफ ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ए टू बी। हाफ लाइफ ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ए टू बी इज गिवन एज क्या क्या दे रखे हैं आपको ऑप्शंस। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, टी हाफ इज इक्वल टू के अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट, टी हाफ इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट डिवाइडेड बाय के, और टी हाफ इज इक्वल टू 1/k मल्टीप्लाई विद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट। डिनोमिनेटर में लिखा दिखा हुआ है आपको ए नॉट। अब समझिए ध्यान से उसने कहा क्या है, उसने कहा है हाफ लाइफ ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि एटलीस्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर तक तो आपको फॉर्मुलेस पता रहने चाहिए और इसको आपके मतलब आप क्या कहेंगे कि आपको जनरल फॉर्मुले तो सभी के पता रहने चाहिए चाहे वो फोर्थ फिफ्थ किसी के लिए भी पूछे। जैसे उसने ऑर्डर दिया आप उस जनरल फॉर्मुले में वैल्यू रख के आंसर बता सकते हो। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर तक तो एटलीस्ट आपको सारे फॉर्मुलेस पता रहने चाहिए। चलिए, तो हाफ लाइफ ऑफ ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन ए टू बी इज गिवन है तो इसके लिए एक जनरल फॉर्मुला भी है, मैं आपको वो सॉल्यूशन दिखाऊंगा। बट उससे पहले मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 10 सेकंड के बाद हम देखेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आपको दिए जाने वाले 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। तो यहाँ पर आपको दिए हुए 10 सेकंड का समय हो चुका है समाप्त। अब हम मूव करेंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी टी हाफ इन इज इक्वल टू 1/k⁴। ठीक है, फॉर एनी रिएक्शन हाफ लाइफ जो रहता है वो ये रहता है, बार बार मैं ये फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको। फॉर एनी रिएक्शन हाफ लाइफ क्या रहेगा टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a⁻n-1। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके a⁻n-1। टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a⁻n-1 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a⁻n-1। इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल है a⁻n-1 के। ठीक है, अगर टी हाफ हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है a⁻n-1 के तो उसने कहा है हाफ लाइफ बतानी है सेकंड ऑर्डर की। अगर सेकंड ऑर्डर बोला है तो n की वैल्यू क्या होगी आपकी 2। ये हो गया सेकंड ऑर्डर के लिए। सेकंड ऑर्डर के लिए n 2 हो गया तो आप फॉर्मूले में रख दीजिए। तो क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हाफ लाइफ ऑफ ए सेकंड ऑर्डर तो n की वैल्यू हो गई 2, यहाँ पर पुट करेंगे तो टी हाफ क्या आ जाएगा जैसे कि हमने फॉर्मूले में देख रखा है कि टी हाफ इनवर्सली रिलेटेड है a⁻n-1 से या डायरेक्टली रिलेटेड है 1/a⁻n-1 से। n की वैल्यू 2 रखने पर ये आ जाएगा टी हाफ लाइक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट। ए की ए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है मान लीजिए वो ए नॉट है 2 की पावर
ए नॉट की पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, तो टी हाफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन के ए नॉट। के हमारा जब आएगा जब हम प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को रिमूव करते हैं, मतलब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ, किसी भी अभिक्रिया के लिए जो टी हाफ रहेगा वो इस फॉर्मूले से रिलेट करेगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए की पावर n-1। एन की वैल्यू 2 दे रखी है, पुट करेंगे। एक जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट, उसकी पावर हो जाएगी 2 माइनस 1 मतलब 1। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव किया तो क्या आ गया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के, तो टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन के ए नॉट। तो ये हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी। मूव करेंगे हमारी आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पर। कह रहा है द फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज बीन प्रपोज्ड फॉर द रिएक्शन ऑफ NO विद Br2 टू फॉर्म NOBr। क्या क्या उसने कहा, NO गैस प्लस Br2 गैस इक्विलिब्रियम NOBr2 गैस, NOBr2 गैस प्लस NO गैस गिव्स NO2NOBr। तो NO और Br2 की मिक्सचर से या इनकी रिएक्शन से जो बना है NOBr वो कुछ इस तरीके से दो स्टेप में तोड़ा गया। इफ द सेकंड स्टेप, अब वो कह रहा है ये स्टेप हमारा RDS है, मतलब इफ द सेकंड स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, the order of the reaction with respect to NO, the order of the reaction with respect to NO, बताइए क्या होना चाहिए। सीधा सा क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू NO क्या होना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय दूंगा, और पहले मैं आपको एक हिंट प्रोवाइड कर देता हूँ। उसने क्या कहा है, उसने कहा है इफ द सेकंड स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मैं रिपीट करता हूँ, उसने क्या कहा है, इफ द सेकंड स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू NO गैस। ठीक है, NO के रेस्पेक्ट में उसे ऑर्डर बताना है, मतलब NO कहाँ पर है, यहाँ पर भी और NO यहाँ पर भी है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, सेकंड स्टेप। तो आप इसकी हिंट लीजिए, बट NOBr2 इसमें आ रहा है, वो इक्विलिब्रियम में है, तो उसके हेल्प से आप इस क्वेश्चन को करिए। तो 1032 इन चार ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसके लिए मैं आपको देता हूँ 10 सेकंड का समय। 10 सेकंड के बाद हम देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि उसने कहा है सेकंड स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। तो चलिए आपके 10 सेकंड शुरू करते हैं अब। तो यहाँ पर आपको दिए हुए 10 सेकंड हो चुके हैं समाप्त। मूव करेंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। आपने रिएक्शन देखी, NO गैस प्लस Br2 गैस इक्विलिब्रियम NOBr2 गैस, NOBr2 गैस प्लस NO गैस गिव्स 2NOBr गैस। ठीक है, उसने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा विद रेस्पेक्ट टू NO, विद रेस्पेक्ट टू NO। तो एज सेकंड स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो हम लिखते हैं रेट अकॉर्डिंग टू द सेकंड स्टेप के NOBr2 की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई विद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO, के NOBr2 की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई विद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO, इक्वेशन नंबर 1। बट आप यहाँ पर देख सकते हैं NOBr2 इज इन इक्विलिब्रियम, अगर ये इक्विलिब्रियम में तो के इक्विलिब्रियम लिखते हैं। के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NOBr2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2। यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NOBr2 की वैल्यू निकालते हैं, वो आगे के इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाई विद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO मल्टीप्लाई विद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2। इस वैल्यू को पुट करते हैं ऊपर रेट में, तो पुटिंग इक्वेशन 1 में NOBr2 रखने पर तो रेट क्या हो जाएगा आपका, रेट हो जाएगा आपका K डॉट KEQ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 मल्टीप्लाई विद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO। NO दो बार आ गया, तो रेट क्या आ जाएगा K डॉट KEQ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO का स्क्वायर मल्टीप्लाई विद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2। आप यहाँ पर देख सकते हैं NOBr2 की वैल्यू, NOBr2 की वैल्यू हमने किस में पुट करी, इक्वेशन नंबर 1 में। कहाँ से, K इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO मल्टीप्लाई विद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2, ये वाली वैल्यू। तो रेट क्या आ गया, अगर K डॉट K इक्विलिब्रियम को हम K डैश के इक्वल मान लेते हैं, नया रेट कांस्टेंट, तो रेट क्या आ गया हमारा, रेट इज इक्वल टू K डैश, रेट इज इक्वल टू K डैश concentration of NO का स्क्वायर मल्टीप्लाई विद concentration of Br2। Hence order of reaction with respect to NO is 2। तो यहां से आप देख सकते हैं इजीली, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसने पूछा था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू NO गैस क्या होगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू NO, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO आप देख सकते हैं कितना आया है, NO के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 2 आया है। NO के रेस्पेक्ट में जो रिएक्शन है उसका ऑर्डर कितना आया है, 2 आया है। आई होप क्वेश्चन नंबर 21 आपको क्लियर होगा किस तरीके से हमने सॉल्व किया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पर, जो कि आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल फॉर्मेट इन एसिड सॉल्यूशन हैज रेट एक्सप्रेशन क्या है, रेट इज इक्वल टू K HCOOCH3 की कॉन्सेंट्रेशन और कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव। द बैलेंस्ड इक्वेशन बीइंग HCOOCH3 plus H2O gives HCOOH plus CH3OH. The rate law contains concentration H positive, though the balanced equation does not contain H positive because
अब बैलेंस्ड इक्वेशन में तो कहीं H पॉजिटिव नहीं दिख रहा, बट रेट लॉ जब हम देखते हैं तो उसमें H पॉजिटिव दिखता है, तो रीजन बताइए। ठीक है, तो क्या कह रहा है इसमें, द रेट लॉ कंटेन्स कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव दो द balanced equation does not contain concentration of H positive because H positive ion is a catalyst. H positive is an important constituent of any reaction. More for convenience to express the rate law, all acids contain H positive ions. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, यह आपको सोचना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको मैं 10 सेकंड का समय देता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 10 सेकंड के बाद हम देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। आप रेट में देख सकते हैं, रेट लॉ में लिखा गया के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCOCH3 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, बस इस रिएक्शन में कहीं भी नहीं दिख रहा है। हालांकि दो द बैलेंस इक्वेशन डज नॉट कंटेन कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव, क्यों, उसका रीजन आपको यहां से एक स्टेटमेंट में से कोई भी एक ऑप्शन चूज करना है। चलिए, तो 10 सेकंड शुरू करते हैं आपके अब, उसके बाद हम देखेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको दिए हुए 10 सेकंड हो चुके हैं समाप्त। अब हम मूव करेंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ रेट लो के अकॉर्डिंग रेट। ठीक है, ये रिएक्शन दी हुई है। अब वो कह रहा है इसमें तो H पॉजिटिव शामिल है, बट इसमें कहीं भी H पॉजिटिव नहीं है। तो कैसे, H पॉजिटिव आयन क्योंकि यहाँ पर एज ए कैटलिस्ट यूज कर रहा है फॉर द गिवन रिएक्शन, तो HCOCH3 प्लस H2O गिव्स HCOOH प्लस CH3OH। तो इस रिएक्शन के अंदर मिथाइल फॉर्मेट की हाइड्रोलिसिस के अंदर जो हमने एसिड सॉल्यूशन में करी है, H पॉजिटिव के जो आयंस हैं वो किसकी तरह काम कर रहे हैं, एज ए कैटलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं, तभी वो रेट लॉ में तो इंक्लूड है, बट वो इस रिएक्शन में नहीं दिखाए गए हैं। तो H पॉजिटिव आयंस एक्ट एज ए कैटलिस्ट, H पॉजिटिव आयन इज ए कैटलिस्ट। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। कौन से क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन ए। सीधा सा क्वेश्चन था, H पॉजिटिव आयन कैटलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं। आप रेट लॉ में देख सकते हैं, कैटलिस्ट की कॉन्सेंट्रेशन को हम रेट लॉ में लिख सकते हैं, क्योंकि कैटलिस्ट की कॉन्सेंट्रेशन से फर्क पड़ता है, रेट कितनी तेज होगा, मतलब रिएक्शन का रेट क्या होगा, रिएक्शन का कितनी तेज होगी, रिएक्शन कितनी स्लो होगी। ठीक है, इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब हम मूव करेंगे हमारे आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, हायर ऑर्डर ग्रेटर देन 3 रिएक्शंस आर रेयर ड्यू टू व्हाट। जैसा कि अभी हमने सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर तक काइनेटिक्स पढ़ी है, बट 3 से ऊपर बहुत ज्यादा रेयर है, ऐसा क्यों। लो प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ ऑल द रिएक्टिंग स्पीसीज, इंक्रीज इन एंट्रोपी एंड एक्टिवेशन एनर्जी एज मोर मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व, शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स रिएक्टेंट्स ड्यू टू इलास्टिक कोलिजंस, या फिर लॉस ऑफ एक्टिव स्पीसीज ऑन कोलिजन। तो इस क्वेश्चन का आंसर कॉन्सेप्चुअल होगा। तो आपको मैं 10 सेकंड का समय देता हूँ, 10 सेकंड के बाद हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, आपको दिए जाने वाले 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। तो यहाँ पर आपको दिए हुए 10 सेकंड हो चुके हैं समाप्त। मूव करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। हायर ऑर्डर रिएक्शंस, द मेन कंडीशन फॉर द अकरेंस ऑफ रिएक्शन इज प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड इफेक्टिव कोलिजन ऑफ द रिएक्टेंट्स। अब अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं हुआ, ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं हुआ, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, तो मेन कंडीशन क्या है, इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए, इनइफेक्टिव कोलिजन नहीं होना चाहिए, और प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। सिंस द चांसेस ऑफ साइमल्टेनियस कोलिजन विद प्रॉपर ओरिएंटेशन बिटवीन more than 3 species is very rare, more than 3 species is very rare। ठीक है, so reaction with order greater than 3 are rare। 3 या 3 से ज्यादा स्पीसीज का एक साथ एक ही समय पे एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में टकराना, दैट इज वेरी रेयर। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, जिस वजह से हायर ऑर्डर जिनका ग्रेटर देन 3 होता है, रिएक्शंस आर रेयर ड्यू टू लो प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ ऑल द रिएक्टिंग स्पीसीज। क्योंकि फैक्टर्स आगे, प्रॉपर ओरिएंटेशन चाहिए, इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए, कोलिजन इफेक्टिव नहीं हुआ तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं हुई तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो इस टाइप की रिएक्शंस रेयर है ड्यू टू दीज फैक्टर्स। ठीक है एवरीवन, तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको क्वेश्चन नंबर 23। तो आज हमने डिस्कस किए क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 23 तक, जहां पे हमने कोलिजन थ्योरी, हमने लाइक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, और हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए, इन सभी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया। ठीक है एवरीवन, आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे कि किस किस तरीके से हमने किस किस टाइप के क्वेश्चन किए इन कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड। ठीक है, चलिए अब हम मूव करेंगे आज के सेशन के एंडिंग की तरफ। So this is all about this today's class. So thank you so much everyone. Have a nice day. Take care. Goodbye. धन्यवाद।